गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। स्टूडेंट, अब तक हम स्टडी कर चुके हैं आपका बायोट एंड सेवर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम स्टडी करेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी, क्यों पड़ी, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टडी करने की। उसके लिए मैं बायोट एंड सेवर्ट लॉ को एक बार स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो बायोट एंड सेवर्ट लॉ में क्या करते हैं हम, बायोट एंड सेवर्ट लॉ में हम क्या देखते हैं कि एक वायर है जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है। ये छोटा सा एलिमेंट है जिसे हम करंट एलिमेंट कह रहे हैं, और यहाँ से इस पॉइंट पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाद में हम पूरे वायर से के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मेरे को यहाँ पर लेकर के, यानी कि इससे एक डिस्टेंस अगर मैं ले लूँ r डिस्टेंस, तो इसके चारों तरफ अगर मैं यहाँ से इस तरीके से पाथ बनाऊँ तो निश्चित रूप से एक सर्कुलर पाथ बनेगा, और इस सर्कुलर पाथ में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ की स्टडी करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ की स्टेटमेंट क्या है। एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज बाय द क्लोज पाथ। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर म्यू नॉट जो है हमारे पास एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। अब हम यहाँ पे एक बात देखेंगे कि जो हमारा नेट करंट है, एक हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि नेट करंट हम किस तरीके से देखेंगे। तो अब बात करेंगे इसको हम कैसे देखेंगे। हम देखते हैं किस तरीके से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज़ करेंगे। एज्यूम करते हैं एक हमारे पास ये कंडक्टर है और यहाँ से आपका करंट I1 फ्लो हो रहा है। तो इसके चारों तरफ हमें एक क्लोज लूप चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। तो हम इस पाथ को कुछ इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो हम पाथ कह रहे हैं ये हमारा क्लोज पाथ है, और इसी को हम जो है एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। ये जो है हमारा एम्पीरियन लूप है। अब दूसरी बात है कि जहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके पास में नेट करंट क्या है, तो अभी देखिए जो मैंने वायर आपको दिखाया है इससे आपका करंट एज्यूम किया है I1। लेकिन अगर मेरा दूसरा वायर इसी के अंदर से जा रहा है और उसका करंट आपके पास है I2, तो एक करंट को आप पॉजिटिव लेंगे और एक करंट को आप नेगेटिव लेंगे, तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट आपके पास होगा I1 प्लस I2 विद साइन। जो भी हमारे पास साइन है तो हमारे पास ये नेट करंट निकल के आएगा। इसकी बात कर रहे हैं हम। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर एक वायर बनाया है और ये वायर आपका बोर्ड के प्लेन में कंसीडर किया है जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड देखना है। इसका मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए हम अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। अपने थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन रखेंगे और फिर इसको एज्यूम करेंगे कि हमारी जो कर्व है, फिंगर है, वो इसके चारों तरफ बेंड हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपके पास है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे बन रहा है तो ये इस तरीके से होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ दूसरा देखते हैं हम, ये वाला वायर, यहाँ पे आपका डाउनवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। इसको अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से होगा, यानी कि ऐसे होगा। अगर हम इसको ऐसे देखना शुरू करते हैं तो ये जो आपका है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा। तो अब हम बात करेंगे कि एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट, हम देखना चाहते हैं प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ की स्टडी करने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने दो कंडीशन रखी हैं। एक कंडीशन है जिसमें हमारा वायर है और वायर में आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हमने एज्यूम किया है कि हम जो कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड वो P पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहते हैं, और ये P पॉइंट इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर है, और इसको हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज R पर ही है। इसका मतलब है कि ये रेडियस इज फिक्स। तो ये जो आपका पाथ होगा ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सर्कुलर क्लोज पाथ।
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हम जो है वायर वही रख रहे हैं, करंट वही रख रहे हैं, लेकिन जो हम पाथ ले रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है, टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसमें क्या है कि पॉइंट कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है रेडियस, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट डिस्टेंस चेंज होगा। तो हम बात करेंगे पहले एक केस की, तो हम सर्कुलर क्लोज पाथ के लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं, सर्कुलर क्लोज पाथ। इसके लिए हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, ये XY वायर, जिसके अंदर आपका I करंट फ्लो हो रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रहेगी, यानी कि ये कुछ इस तरीके से आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। अब हम बात करते हैं P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पर इस तरीके से कुछ होगी। अब हम P पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जो कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह लेंगे, तो वो यहाँ आपको कहीं मिलेगा, यानी कि जो DL है ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो DL वेक्टर है और जो VB है, BB मैग्नेट है, तो वो भी आपका वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच में आप देखिए कि एंगल क्या होगा। तो यहाँ पर जो इनके बीच का जो एंगल मिलेगा, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप ये यहाँ पर समझ पाएंगे। तो अब मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने स्टडी क्या किया था। हमने स्टडी किया था एम्पियर सर्किट लॉ से पहले बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ में हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा था, अगर इन्फिनिटी वायर है और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं मिडिल में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम बता सकते हैं। तो ये हम बायोट-सैवर्ट लॉ से बता सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा P पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ देखिए कि जो B की वैल्यू किस किस पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो केवल दो बात के ऊपर डिपेंड कर रही है, करंट और डिस्टेंस। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं करंट हमारा चेंज नहीं हो रहा, और ये सर्कुलर पाथ है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, ये भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर कहीं भी आप लेंगे, यहाँ 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 कहीं भी आप लेंगे तो B की वैल्यू सेम रहेगी। अब हम यहाँ पर जो है एम्पियर सर्किट लॉ को यूज कर लेते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि जो इसका क्लोज इंटीग्रल ले लें मैग्नेटिक फील्ड का, उसकी बात करेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल कैसे लूँ? क्लोज इंटीग्रल ऐसे लें, B और DL, इसकी बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम खोलेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट में है, तो ये आपके पास B DL और यहाँ आ जाएगा cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है। 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बच गया क्लोज इंटीग्रल B DL। तो यहाँ पर हमारे पास B का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इसको रख देते हैं। इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R और DL। तो आप देखेंगे कि हमारा क्लोज इंटीग्रल कहाँ जाएगा? वो DL के ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर देख पाऊँगा कि हमारे को क्या मिलेगा? हमें यहाँ मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R को ऐसे रहने दीजिए और क्लोज इंटीग्रल DL लगा लीजिए। अब अगर मैं क्लोज इंटीग्रल DL की बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा पूरा? तो ये आपका सरकमफ्रेंस होगा। तो क्लोज इंटीग्रल DL की जो वैल्यू होगी दैट इज 2 पाई R। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट कर लें, इसके बाद में हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको देख लेते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, और ये आपके पास हो गया 2 पाई R। तो यहाँ हम देखेंगे इसमें से हमारे पास क्या क्या बचेगा, तो हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए R से R आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4, ये दोनों 2 मिल करके इसको काट देंगे। तो जो बचा है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको कट करने के बाद जो रिमेनिंग बचा है वो आपके पास बचेगा क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आर्बिट्रेरी पाथ की। तो देखते हैं आर्बिट्रेरी पाथ कैसे होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक कंसीडर किया है, ये हमारे पास कंडक्टर है और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और वो आपका I करंट फ्लो हो रहा है, और ये हमारा वायर है XY।
तो हम ये बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जो करंट का वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ऐसा का मतलब क्या हो गया, ये इस तरीके से हम देख सकते हैं, ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है उसे कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, जो कि बायोट एंड शेवट लॉ से बात कर रहे हैं। तो वो बेसिक फार्मूला हमारे पास है B = μ0 अपॉन 4 2I अपॉन R। तो ये फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं करंट हमारा सेम है। तो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, ये P पॉइंट है, और यहाँ से हमने एज्यूम किया कि इसका डिस्टेंस ये R1 है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको कैसे दिखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा आपको ऐसे, दैट इज़ B। अब इसी पॉइंट पर मैं जो है एक छोटा सा एलिमेंट लेंथ का लेना चाहूँगा, जो कि वो भी आपको यहीं पर दिखाई देगा, और वो आप देखेंगे कि वो भी आपके पास इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज DL। तो आप देखेंगे कि दोनों का जो डायरेक्शन है B और DL के बीच का जो एंगल होगा वो आपके पास 0 होगा। एक बात तो ये समझने की है। दूसरा, हमारा DL जो पार्ट है वो बहुत छोटा है, तो जिसकी वजह से जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगी, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट हमारा जो एंगल बना रहा होगा, यहाँ जो एंगल बना रहा होगा, ये एंगल हमारे पास जो होगा हम इसको dθ1 कह सकते हैं। और ये इतना छोटा पार्ट है, DL बहुत छोटा है, जिससे कि ये जो दोनों लेंथ है, जो इसका रेडियस है, दैट इज़ नियर अबाउट टू सेम। तो यहाँ पर है। अब हम इसका एंगल की बात करें तो एंगल कैसे लिख सकते हैं, हमारे को एक फार्मूला पता है, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि dθ1 = dl अपॉन R1। तो हम सिंपली इसको कह सकते हैं। अब इसी तरीके से छोटे छोटे और हम पार्टिकल ले लें, इस पार्ट पर जाएं, इस पॉइंट पे जा कर के अगर हम वैल्यू बात करते हैं तो यहाँ से हम इस पर जाएंगे। तो हमने एज्यूम किया कि यहाँ पर हमारा ये डिस्टेंस R2 है। एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पर लेंगे, जो कि ये वाला एलिमेंट होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो है B ऐसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, और DL भी आपका कैसा दिखेगा, DL भी आपका ऐसे ही दिखेगा। तो अगेन थीटा की वैल्यू आपको 0 दिखेगी। और ये जो आपने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये डिस्टेंस बना रहा है, ये वाला डिस्टेंस है, तो ये इतना क्लोज है कि ये अगर मैं इसको R2 एज्यूम कर रहा हूँ तो ये भी आपका R2 होगा। और यहाँ जो एंगल बनेगा, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है, इसको अगर मैं यहाँ पर आपका dθ2 कहूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसकी बात करें तो ये आएगा dθ2 = dl R2। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर इसके चारों तरफ बहुत सारे एंगल डिफरेंट बना सकते हैं, और वो कंटिन्यूस बना सकते हैं, और इससे जो है आपका पूरा का पूरा ये कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास जो है इसको किस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे। स्टूडेंट, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने अलग अलग सेगमेंट कंसिडर कर लिए हैं, AB, BC, CD, और इसके आगे भी हम बहुत सारे सेगमेंट कंसिडर कर सकते हैं। AB पर आप देख रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है। BC में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, CD में भी होगा, और जो ग्रीन से हमने दिखा रखा है वो DL है। तो यहाँ हमें एक बात समझ में आ रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो DL वेक्टर है, उसके बीच जो हमारे पास एंगल है वो हमेशा थीटा की वैल्यू 0 है। इसका हमें ध्यान रखना है। अब B का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट पे, इस सेगमेंट में A से B के बीच में जो हमारा B का वैल्यू है वो कैसे सेगमेंट में कैलकुलेट होगा, वो होगा आपके पास बायोट एंड शेवट लॉ से। तो हमने यहाँ पर B1 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई है। तो B1 = μ0 अपॉन 4 2I अपॉन R1। R1 इस सेगमेंट का, ये यहाँ से इसका सेगमेंट का ये आपका है। फिर हम बात करते हैं इस सेगमेंट में हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में केवल आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने एज्यूम किया है, जो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है, और ये वाला आपके पास है, तो यहाँ पर जो आपके पास दिख रहा है ये आपके पास B2 होगा। और B2 कैसे होगा, μ0 अपॉन 4 2I अपॉन R2। इसी तरीके से हम थर्ड सेगमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड B3 की वैल्यू क्या होगी, B3 की वैल्यू होगी आपके पास μ0 अपॉन 4 2I अपॉन R3। तो हमारा B1, B2, B3 तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है।
अब हमने देखा था कि यहाँ जो हमारे पास है जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा जो सेगमेंट रखा है लेंथ का, वो DL है। तो AB के बीच में क्या है, AB के बीच में हमारा DL1 है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है हमारे पास d(θ1). तो θ1 को हम कैसे लिख सकते हैं, θ1 को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन रेडियस, यानी कि ये वाला जो आर्क अपॉन रेडियस वाला फार्मूला लगा करके हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा सेगमेंट है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे तो 90 होगा, तो एंगल हाइट अपॉन बेस से भी आप लगा सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सेम आप BC के अंदर आ जाइए। BC के अंदर अगर हम बात करते हैं तो BC का जो हमारा सेगमेंट है, लेंथ सेगमेंट है, दैट इज DL2। यहाँ पे एंगल जो सबटेंडेड हो रहा होगा वो है dθ2, और ये आपका हाइट है और ये आपका बेस है, तो ये आपका एंगल आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम CD वाले सेक्टर में आ रहे हैं। CD वाला जो सेक्शन है इसके अंदर बात करेंगे तो ये लेंथ आपके पास में DL2 है, और ये एंगल आप देख रहे हैं तो ये आपके पास में D3 = DL3/R3। तो हमारे पास ये चीज़ें कैलकुलेट हो गई। यहाँ से B1, B2, B3 आ गया और यहाँ से हमारा एंगल आ गया। ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जब मैं इसको मूव करूँगा और पूरा सर्कल लगाने की कोशिश करूँगा तो R चेंज हो रहे होंगे, B चेंज हो रहा होगा, लेकिन पूरा चक्कर लगाना तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसका क्या, मैं पूरा सर्कल लगाऊंगा तो पूरा एंगल लगा लूँगा, तो वहाँ पर मेरे को ये बेनिफिट करेगा ये वाला जो सेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, जो आर्बिट्रेरी पाथ है इसका हम लाइन इंटीग्रल कर लेते हैं। तो हमें जो है चाहिए क्लोज इंटीग्रल BDL। क्लोज इंटीग्रल BDL को मैं देख रहा हूँ तो इसके आप छोटे छोटे सेगमेंट देख रहे हैं, B1, D1, B2, DL2, B3, DL3, S1, बहुत सारे हो सकते हैं। हमने थोड़ा सा एग्जांपल में रखा हुआ है और यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके दिखाई B1 की वैल्यू। तो B1 का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लिया और ये हमारे पास एज इट इज़ है। और जो कोस थीटा की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगे हुए हैं, तो कोस थीटा में हमेशा हमारी वैल्यू कितना 0, तो इसलिए हम वो सेक्शन यहाँ पे दिखा नहीं रहे। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो लिखा है ये B1 की वैल्यू रखी है, यहाँ पर B2 की वैल्यू रखी है, यहाँ पर B3 की वैल्यू रखी है, और इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ से लिखने के बाद जब हम देख रहे हैं कि जो B3 की वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए μ0/4π और 2I/R3 DL3 ये होगा। तो अब देखते हैं कि पूरे सेगमेंट में से कुछ कॉमन आने वाली चीज़ है। तो क्या है, μ0 यहाँ भी है, μ0 2I, और नीचे आप देखेंगे ये। तो ये हम कॉमन लेने के बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉमन आएगा और उसको हम यहाँ पर देखेंगे। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ हमने जब वैल्यू पुट कर ली है तो देखिए इसमें क्या कॉमन आ सकता है। ये वाला पोर्शन हमारा जो है इन सभी टर्म में से हमारा कॉमन आ सकता है। तो हमने क्या करा, इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो गया, DL1/R1, DL2/R2, DL3/R3 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब ये क्या है, ये आपका हाइट बेस ये था, तो ये आपका एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो एंगल बनाएगा ये आपका dθ1 बनाएगा, ये वाला आपका dθ2 बनाएगा, ये वाला आपका dθ3 बनाएगा। इसी तरीके से आपके बनाते चले जाएंगे। तो जब ये सारे एंगल ऐड होंगे तो इस पूरे सेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे सेक्शन की वैल्यू होगी 2π, क्योंकि पूरा सर्कल लग गया होगा। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली है। तो इसको पुट करने के बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो देखिए 2 2 = 4, ये दोनों मिलके इस 4 को काट देंगे, ये आपका पाई कट जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, ये बच गया μ0I। यानी कि हमने कैलकुलेशन जो स्टार्ट करी थी क्लोज इंटीग्रल B.DL = ये सब कैलकुलेट किया तो ये मिला। फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया क्लोज इंटीग्रल B.DL = μ0I। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। तो उसमें एक एप्लीकेशन देखते हैं कि हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। तो इसके लिए हमने एज्यूम किया है कि एक वायर है जो कि इन्फिनिटी लेंथ का है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। इसका रेडियस हमने देखा कि इस वायर का रेडियस है r, और इससे करंट जो फ्लो कर रहा है वो है आपके पास I करंट फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट, एक बात समझिएगा कि जो करंट हमारा फ्लो होता है वो आपका सरफेस से फ्लो करता है, ये हमें ध्यान रखना है। और हमें जो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, अब इसके कई केस हो सकते हैं।
जैसे कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड निकालूं वो इस सिलेंडर से बाहर हो, इस सिलेंडर के सरफेस पर हो, इस सिलेंडर के अंदर हो। अंदर वाले केस में भी हो सकता है कि हम ये मान लें कि ये जो हमारा सिलेंडर है दैट इज़ होलो और सॉलिड। तो सबसे पहला केस हम बात कर रहे हैं, ये होलो है या सॉलिड है, इससे इस केस में हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं कि हम इससे आउटसाइड में इसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हम फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। तो पॉइंट जो है वो P है और वो आउटसाइड द सिलेंडर, तो वो बाहर की साइड में है। और जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस हमने जो ये रखा हुआ है इसको हम एक्सिस मान रहे हैं, इसका जो एक्सिस है तो एक्स वाई एक्सिस है, जिससे हमारा जो करंट जा रहा है वो आपका I करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से जब जा रहा है तो P पॉइंट हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, डिस्टेंस हम लेंगे एक्सिस से। तो जो एक्सिस है यहाँ से हमने लिया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है स्मॉल r। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास क्या है, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। मीन जो इस सिलेंडर का रेडियस है, जो सिलेंडर का रेडियस है उससे ये जो स्मॉल r है वो ज़्यादा है, यानी कि P पॉइंट बाहर है। तो अब P पॉइंट पर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसके चारों तरफ ये फिक्स डिस्टेंस लेकर के एक पाथ लिया है, क्लोज पाथ लिया है, तो जिसको हम एम्पीरियन लूप भी कहते हैं। तो यहाँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम कर लिया है कि दैट इज़ B। तो B, इसके चारों तरफ सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको B मिलेगा। और यहाँ जो P पॉइंट पर एक छोटा सेगमेंट लिया है DL, तो यहाँ हमने B और DL दोनों एज्यूम कर लिए हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास एंगल है, एंगल किसके बीच में, बिटवीन किसका, B एंड DL, तो कितना एंगल होगा, ये 0 होगा। ये एक बात हमें समझ में आ जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से लगेगा। तो हमने देखा जब एम्पियर सर्कुलर लॉ को लगाएंगे तो ये आपका इस तरीके से रहेगा, क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब यहाँ पे आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से तो हमने इसको ओपन किया, तो ओपन करने से हमारा मिल जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा में थीटा को हम पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर थीटे की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा और क्या होगा। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I रह गया। अब ये क्लोज इंटीग्रल DL, तो इसका देखें ये क्या होगा, तो ये आपको पूरा सरकमफ्रेंस बना देगा। सरकमफ्रेंस बनाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आपकी क्लोज इंटीग्रल DL का वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया। तो हमने B का इंटरेस्ट है तो B निकालना है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ये हमें एक फार्मूला मिल गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या चीज़ हमारे पास इसमें से कांस्टेंट है। देखो ये पूरा का पूरा चीज़ हमारी यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा जो B है ये आपका रिलेशन दिखा रहा है कि जो R यानी डिस्टेंस के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखेगा। तो उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। स्टूडेंट, हमने देखा था ये हमारा फार्मूला आया है, तो जो इसमें पार्ट हमारा कांस्टेंट है हम इसको कांस्टेंट बना लें। तो हम देख रहे हैं कि B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अब इसका ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ कैसे बना सकते हैं, यहाँ मैंने XY कोऑर्डिनेट लिया है, ये आपका X कोऑर्डिनेट है, ये आपका Y कोऑर्डिनेट है। X कोऑर्डिनेट पर हम इसका डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं, ये O है, O ये पॉइंट है और यहाँ से आपका डिस्टेंस मेज़र हो रहा है। और जो Y पर दिखा रहे हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो लिया है ये सरफेस तक लिया है, क्योंकि अभी हम यहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम बाहर की बात कर रहे हैं। तो बाहर की बात कर रहे हैं तो अब देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे R कम होगा तो आप देख रहे हैं B की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। R आपका बढ़ता जाएगा तो B आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमारा B की वैल्यू कहाँ होगी, सरफेस पर होगी। तो हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास B की वैल्यू इनिशियल ये है और मैक्सिमम, जैसे जैसे हम इस सरफेस से आगे चलते जाएंगे तो ये B का वैल्यू आपका रिड्यूस होता जाएगा और ये इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा है कि जो हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप है उसमें हमने आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है। अगर वो पॉइंट हमारा सिलेंडर के अंदर आ जाता है तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे केस नंबर 2, जो हमारे पास पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है ये कहाँ आ गया, ये आपका इनसाइड द सिलेंडर आ गया, मतलब यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। और यहाँ पर आ गया तो इसका हम जो यहाँ पर एक क्लोज पाथ कंसीडर कर लेते हैं।
और जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और इस पाथ का हमने नाम दिया है एल। ये क्लोज लूप जो हमने बनाया है एल है। अब हमारे पास केस क्या है? अब हमारे पास केस इसमें दो हो सकते हैं। एक, ये हमारा होलो हो, यानी कि ये जो हमारे पास जो सिलेंडर बनाया गया है ये किसी टीन से बनाया गया हो, यानी कि अंदर से होलो है। दूसरा सॉलिड है। तो पहले केस की बात करते हैं। अगर हमारा ये होलो है, यानी कि ये हमारे पास होलो है, तो क्या होगा? तो करंट हमारा कहाँ होता है? करंट केवल सरफेस पर होता है। तो करंट सरफेस पे होता है, और सिलेंडर हमारा कैसा है? होलो। इस बात के ऊपर ध्यान से दीजिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये जो हमारा क्लोज जो पाथ बनाया, लूप बनाया है, जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो क्या कहता है कि जो हमारे पास एम्पीरियन लूप है इसके अंदर से करंट कितना जाएगा? तो इसके अंदर से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट हमारा कहाँ से जा रहा है? करंट हमारा सरफेस से जा रहा है। तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला था क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो हमारे पास जो यहाँ पर है आई की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा? बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो करंट जो है इनसाइड क्लोज लूप एल इज 0। सो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास होगा किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, यहाँ इनसाइड। ये पॉइंट हमने P एज्यूम किया, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज 0। अब हम बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिलेंडर के अंदर लेंगे, लेकिन इस बार हमारा सिलेंडर है सॉलिड। तो हमारा केस क्या है? P पॉइंट लाइंग इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि R स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से लेस है। कैपिटल R जो है ये इस वाले सिलेंडर, ब्लैक वाले सिलेंडर का रेडियस है, जबकि स्मॉल r जो है ये वो पॉइंट है, ये इसका रेडियस है जो कि हमने अंदर एज्यूम किया है। लेकिन हमारा जो सिलेंडर है वो सॉलिड है। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें होगा क्या। तो जो हमारा करंट है I, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा करंट है पर यूनिट एरिया कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? टोटल करंट को टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दीजिए। तो हमने क्या करा? टोटल करंट हमारे पास क्या है? टोटल करंट हमारे पास है I, और इस वाले सिलेंडर का, ब्लैक वाले सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये आपका होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारा जो करंट मिला है ये करंट है आपके पास में करंट पर यूनिट एरिया। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए? क्योंकि मेरा जो है ये सॉलिड सिलेंडर है और मैं P पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं अंदर चला जाऊँ और ये सॉलिड हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये बाहर वाला जो सेक्शन है ये हमारा काम ही नहीं कर रहा होगा। तो ये हमारा जो सिलेंडर है ये अंदर वाला रह गया होगा। तो अब मुझे बताना है कि इस वाले पोर्शन में करंट कितना होगा, यानी जो ग्रीन वाला है इसमें कितना होगा। तो ये जो मेरे पास था करंट, ये था करंट पर यूनिट एरिया। तो अब मेरे को जितने एरिया क्रॉस सेक्शन में चाहिए उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ग्रीन वाला जो सेक्शन देख रहे हैं इसका रेडियस क्या है? स्मॉल r। इसका एरिया क्या होगा? पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो हम इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्या मिलेगा? इससे मल्टीप्लाई करने से मेरे को मिलेगा I डैश। अब ये I डैश क्या है? ये I डैश वो करंट है जो कि मेरा इस ग्रीन वाले सिलेंडर से, ये कि सिलेंडर है और सॉलिड है, इसके क्रॉस सेक्शन से जो हमारे पास में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूँ तो मुझे I डैश की वैल्यू मिल जाएगी। I डैश इज इक्वल टू कैपिटल I अपॉन स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ देखो हमने यहाँ ग्रीन ग्रीन किया हुआ है, तो ग्रीन ग्रीन का मतलब है ये करंट आपका इस ग्रीन वाले पोर्शन के क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होने वाला करंट है। स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास लूप है इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एम्पीरियन लूप है और यहीं पर हम अपना एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ को यूज़ करें तो हम कैसे करेंगे? क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये हमने एक चेंज कर दिया है म्यू एम। अभी इससे पहले हम जो यूज़ कर रहे थे म्यू नॉट कर रहे थे। म्यू नॉट का मतलब था फ्री स्पेस के लिए, लेकिन यहाँ पर जो फ्री स्पेस नहीं है, यहाँ पर मीडियम है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सॉलिड है तो ये मीडियम है। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो करंट आपका कौन सा है? I डैश। यहाँ जो करंट मिला हमें कौन सा है? I डैश। तो ये I डैश करंट ये है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि म्यू एम का क्या फंडा है। तो हमने रिलेटिव परमेबिलिटी पढ़ी है, तो ये होता है म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो यहाँ से अगर मैं म्यू एम निकालता हूँ तो दैट इज म्यू आर म्यू नॉट। तो हमने क्या करा? म्यू एम की वैल्यू रखेंगे तो म्यू नॉट म्यू आर I
और ये आपका स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डीएल की बात करेंगे, तो डीएल का जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पोर्शन है, इसका सरकमफेरेंस मिलेगा जो होगा 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, तो ये वाला हमारा इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा। और यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ से ये वाला आपका पोर्शन इससे कट जाएगा और बाकी आप यहाँ पे लेकर आ जाएंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर कैपिटल आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। अब इसमें देखते हैं कि हमारा कुछ चीज़ यहाँ पर ऐसी हैं जो कि कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ हमारी कांस्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है ना, तो अब ये r कैसे चेंज होगा, r को आप रिड्यूस करते जाइए अंदर चलता जाएगा। तो यहाँ से हम पता चल गया ये चीज़ तो हमारी कांस्टेंट है, क्योंकि जो कैपिटल आर है ये इनिशियल जो रेडियस था वो था, तो इनिशियल को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। करंट भी हमारे पास जो है ये आपके पास जो इसकी बात करेंगे कि कितना हमने दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको निकाल दूँ तो हम देख रहे हैं कि b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तो हमसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेंगे इसका। स्टूडेंट यहाँ हमने ये x एक्सिस कंसीडर किया है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस पर क्या है, ये आपका जो सेंटर है वहाँ से डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं, जो आपका सिलेंडर का एक्सिस है वहाँ से डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं। और ये वाला जो है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन देखा उसमें देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये यहाँ तक आपका गया, ये सरफेस तक गया। तो सरफेस के बाद में क्या है, जो फर्स्ट केस था वो हमारा लगा हुआ था b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्मॉल आर। तो आप ये देख रहे हैं कि स्मॉल आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा है। तो इस पॉइंट से मुझे समझ में क्या है, इस पॉइंट से देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर। आप देखिए यहाँ पर सरफेस के सिलेंडर के सरफेस पर आ गए हैं, तो सरफेस का सिलेंडर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं इसको r को रिड्यूस करता जाऊं तो आप देखेंगे कि b की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ मुझे क्या समझा, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट आज हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है इसकी बात करी है और इसके एप्लीकेशन को हमने अच्छे से समझा है। स्टूडेंट अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए।